तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 20 जनवरी और 20 नहीं, आपके पास में ये पहुँचेगा 21 को, कल सुबह। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे। और आपको पता है इकोनॉमिक्स का अगर सिलेबस आपने देखा हो तो जीएसटी इस बार के मेंस के सिलेबस में ना स्पेशल लिखा गया है। पहले तो अपने कर और कराधान ऐसे ही लिखे गए थे, अब जीएसटी को स्पेशल लिख दिया गया है। तो जीएसटी पे अपन को थोड़ा सा जोर दे के चलना भी पड़ेगा, है ना। और जीएसटी की वजह से बहुत कुछ हो हुल्ला अभी होता भी रहता है। अभी जीएसटी मतलब जो टेक्सटाइल्स हैं उन पे टैक्स बढ़ाने की बात की गई थी, जीएसटी बढ़ाने की बात की गई थी। आई थिंक 5 से 12% पे लाने की बात की गई थी, जिसका जो अपना मतलब जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने विरोध भी किया था, फिर ये बढ़ाया नहीं गया था। और जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है तो अखबार की सुर्खियाँ बनी रहती है कि ये वाली मीटिंग हो गई, ये वाली मीटिंग हो गई। तो जीएसटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अंदर ही जीएसटी काउंसिल आती है। तो जीएसटी तो बहुत ही वाइड सिलेबस होता है, वाइड होता है। 50 या 100 शब्दों में उसको समझाना मेरे लिए तो नामुमकिन सा था। लेकिन ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि जीएसटी वैसे आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा होगा मोस्टली। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की, है ना, कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है। उसी जीएसटी के अधिनियम में जीएसटी काउंसिल भी आई थी अपने ही। तो हम थोड़ा सा जीएसटी तो बहुत बार पढ़ लेते हैं कि इसमें ये वाले टैक्स शामिल हैं, ये वाले इसमें मर्ज कर दिए गए हैं, इन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिन पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता है आज भी? क्या आपको पता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? और वो बहुत सुर्खियों में रही थी लॉकडाउन में कि इन चीज़ों पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन भी इनसे बन जाते हैं। और जीएसटी काउंसिल मतलब मुझे लगा कि यार ये थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैक्चुअल तो बन ही सकता है कि कौन से अनुच्छेद में आ सकता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है ना, इसके सदस्य कौन होते हैं। तो इन सबको कलेक्ट करके कि 5-7 इनमें से जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी अपने कवर हो जाएंगे। और मे भी जिस तरह से मुझे हमेशा जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट लगा है, एग्जामिनर को इंपॉर्टेंट लग जाए, तो मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में अगर जीएसटी काउंसिल का स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। 50 वर्ड्स में मैंने लिखने की कोशिश की है। जीएसटी का फुल मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो हिंदी में उसको बोलते हैं माल और सेवा कर। तो माल और सेवा से संबंधित सभी मुद्दों पर परामर्श और निर्णय के लिए जीएसटी के लिए अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। देखो, जीएसटी टैक्स तो हमने लगा दिया, अब टैक्स की हमने 5 स्लैब बनाई हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। ये हमने स्लैब बना दी इसकी, ठीक है। अभी कौन सी चीज़ पे कितनी % का टैक्स लगेगा, है ना, ये डिसाइड भी तो कोई करेगा। जीएसटी लागू तो कर दिया अब, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको पता है कि बार बार मतलब जीएसटी की मीटिंग्स होती रहती है। तो उनके बारे में निर्णय कौन लेगा, कौन ये देखेगा कि क्या जीएसटी सही तरीके से काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसके लिए स्पेशल जीएसटी काउंसिल बनाई गई, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई। और अनुच्छेद 279A, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्री में भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। तो अक्सर भूल जाते हैं, मेरे भी ये दिमाग से स्लिप हो ही जाता है, लेकिन याद रखना है अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को रखा गया है। जो माल और सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जितने भी मुद्दों पर परामर्श और निर्णय लेने हैं, कोई बदलाव करना है, तो वो सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल के लिए ही लिए जाएंगे। और इसी के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। तो पहले ही लाइन में हमने ये बता दिया कि जीएसटी काउंसिल बनाई क्यों गई है, और फिर उसमें ही हमने ये बता दिया कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बनाई गई है। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। आगे चलते हैं। जीएसटी परिषद को संघीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जीएसटी को दोस्तों एक इस तरह का निकाय बनाया गया है जिसमें केंद्र और राज्यों की लगभग बराबर भूमिका हो। आपको पता है कि मतलब जब से नीति आयोग आया है उस टाइम से संघवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। नीति आयोग का मतलब ही ये था कि संघवाद को मतलब बॉटम अप अप्रोच। पहले हमारे जो नीति आयोग की जगह जो चलता था, क्या चलता था बताओ, नीति आयोग की जगह योजना आयोग चलता था। तो उसमें था कि केंद्र निर्णय लेगा और केंद्र निर्णय लेके राज्यों पर थोपेगा मतलब राज्यों को बोल देगा कि आज से ये टैक्स चालू है और तुम अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हर राज्य में इस तरह के नियम बनाने हैं। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब बॉटम अप अप्रोच हमारे यहाँ पे अपनाई गई है जब से नीति आयोग आया है। और बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि नीचे के लेवल से निर्णय लिए जाएंगे और नीचे के लेवल से निर्णय लेके फिर केंद्र सरकार को बताया जाएगा कि सर हमें ना हमारे राज्य
राज्य में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, और फिर उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी और फिर उनको लागू करेगी। इसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। पहले होती थी मतलब टॉप टू बॉटम, और अब होगी बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो अब नीति आयोग मतलब जब नीति आयोग आने के बाद में अब जीएसटी आया, तो जीएसटी में भी जो नीति आयोग में हमने संघवाद के ढांचे पर जोर दिया था कि मतलब यार सिर्फ केंद्र सरकार मजबूत होना ही एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं होती है। केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी बराबर इम्पोर्टेंस दी जाए। और राज्यों को इम्पोर्टेंस कब मिलेगी? जब उनको किसी मुद्दे पर या फिर जो बड़े मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय करने की आज़ादी मिलेगी, है ना। तो नीति आयोग में भी राज्यों को निर्णय करने के लिए ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, और जीएसटी में भी राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, है ना, निर्णय करने के लिए। तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल में भी उसी संघवाद के ढांचे को अपनाया गया है, संघीय निकाय के रूप में अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों को, देखो केंद्र को तो प्रतिनिधित्व होता ही है क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने वाला ही केंद्र है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में राज्यों को भी बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो कैसे दिया गया है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो देखो काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जो जीएसटी काउंसिल होता है। यह क्वेश्चन भी अपने आप में फैक्चुअल बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो अभी मतलब जो भी वित्त मंत्री के पद पे होगा वो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा। तथा इसके सदस्य कौन होंगे? सदस्य होंगे सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे, कि अपने यहाँ पे जितने भी राज्य हैं और सभी राज्यों के अपने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके सदस्य होंगे। तो आप मतलब जीएसटी का ढांचा तो समझ गए होंगे कि 279A में जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया है। किस लिए? कि जीएसटी से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उन पर डिसीजन लेने के लिए। संघीय निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा जो वित्त मंत्री है देश का वो, और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी इसके राज्य के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब थोड़ी सी ये काम कैसे करता है उस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि देखो जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष जो है वो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ठीक है। ये समझा दिया। अब कोई भी जीएसटी की जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसके लिए कोरम होता है। कोरम का मतलब होता है जैसे हम लोकसभा राज्यसभा में भी पढ़ते हैं ना कोरम, तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए तभी जीएसटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो मिनिमम जितने भी जीएसटी में सदस्य होंगे, जैसे कि जीएसटी में कितने सदस्य होंगे, एक तो कुछ खुद जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो होगा, उसके अलावा 29 राज्यों के अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो होंगे, इसके अलावा कुछ सचिव वगैरह भी होते हैं। तो जितने भी सदस्य टोटल मेंबर्स होते हैं उनका 50% अवेलेबल होने चाहिए, ये इसका कोरम होता है। हमारे ज़्यादातर संस्थाओं में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें 1/10% कोरम माना जाता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में कोरम कितना माना गया है? 50% सदस्य, मतलब जितने भी जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर हैं उनका 50% उपस्थित होगा तभी जीएसटी की मीटिंग बुलाई, मतलब मीटिंग में आगे कोई विचार किया जाएगा। जीएसटी में जो भी निर्णय होते हैं वो कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। देखो नॉर्मल जो भी निर्णय होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर साधारण बहुमत देखें तो 51%, मतलब लगभग जैसे 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्यों ने पक्ष में वोट दे दिया तो इसका मतलब वो चीज़ पास मानी जाती है। लेकिन जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में 3/4 बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये तो 51 का मतलब लगभग 1/2 बहुमत हो गया, लेकिन यहाँ पे 3/4 मतलब 100 में से 75% सदस्य 75 सदस्य लगभग पक्ष में होंगे तभी कोई निर्णय पास हो सकेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। तीसरी है कि केंद्र राज्य वित्त मंत्रियों के पास में 1/3 वोटिंग पावर होती है। देखो एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और एक केंद्र के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में वो होते हैं, उनके पास में वोटिंग पावर कितनी होती है? 1/3। और दूसरा इधर देखो राज्य वित्त मंत्रियों के पास में 2/3 की वोटिंग पावर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं और राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, तो यहाँ पे राज्यों को ज़्यादा पावर दी गई है जीएसटी काउंसिल में। आप देखिए केंद्र जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनको तो 1/3 वोटिंग पावर हो गई, और जो राज्य के वित्त मंत्री हैं, है ना, जैसे कि 29 राज्य, तो 29 राज्यों के वित्त मंत्री जो होंगे उनको कितनी वोटिंग? अभी तो जैसे जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा दिया गया है लेकिन वही चीज़ याद रहती है, तो आप इतना मैनेज कर लेना। तो जितने भी राज्य हैं उनको वोटिंग पावर, उनकी वोटिंग पावर कितनी होगी? 2/3 होगी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि राज्यों के पास में वोटिंग पावर ज़्यादा दी गई है और केंद्र के पास में वोटिंग पावर कम दी गई है। मतलब यहाँ पे राज्यों के
प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये आप जीएसटी काउंसिल से समझ सकते हो। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर कोई निर्णय लिए जाएंगे तो राज्य अगर सारे किसी एक बात के लिए सहमत हैं या फिर राज्यों की सहमति के बिना कोई निर्णय इसमें नहीं हो सकेगा। आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हो। हालांकि ये बात अलग हो सकती है कि जैसे केंद्र में जो गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर राज्यों में भी वही गवर्नमेंट होगी, तो पक्ष में फैसला केंद्र के ही आएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें मायने रखती है। राज्यों की अपनी अलग राय भी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उस स्थिति में यह राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संघवाद को जो ढांचा है, जो नीति आयोग में अपनाया गया था, जीएसटी काउंसिल में भी वही ढांचा अपनाया गया है। और उससे भी हम कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ के राज्यों को ज़्यादा पावर देने की कोशिश जीएसटी काउंसिल में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटा सा चार्ट बना के लाइंस लिखने के अलावा मैंने इस तरह से बता दिया कि ताकि छोटी सी चीज़ों में सबको समझाया भी जा सके। अगर 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे पास में काफ़ी मैटर हो जाएगा। अगर हम इतना लिख देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा कि सबसे पहले हमने बता दिया कि जीएसटी काउंसिल बनाई किस लिए गई थी, जीएसटी से संबंधित निर्णय लेने के लिए। फिर हमने बता दिया कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 279A में है। ठीक है, फिर हमने बता दिया कि संघीय ढांचे पे काम कर रही है और केंद्र और राज्यों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर हमने बता दिया कि भाई केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, उसके मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि यही हो गए, इसके अलावा भी कुछ सचिव वगैरह, पदेन अध्यक्ष वगैरह कुछ और होते हैं। ठीक है, फिर जीएसटी काउंसिल में जो कोरम होता है वो 50% सदस्य होता है। जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो 3/4 बहुमत से लिए जाएंगे। और जो सेंटर के मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनका 1/3 वोटिंग पावर होगा और राज्य के वित्त मंत्रियों का 2/3 वोटिंग पावर होगा। तो आई थिंक दोस्तों जीएसटी काउंसिल आपके समझ में आ गई होगी। बहुत बार आप सुनते रहते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, ये वो 43वीं मीटिंग हुई, 44वीं मीटिंग हुई। अच्छा आप बताइए लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल की कौन सी मीटिंग हुई है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं, दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आज भी जीएसटी से बाहर है, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, अपने पुराना वाला टैक्स ही लगता है। और इसके अलावा वर्तमान में लेटेस्ट जो मीटिंग बुलाई गई है जीएसटी काउंसिल की, वो कौन सी भी मीटिंग है? कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे प्री एग्जाम्स में या छोटी मोटी और एग्जाम जो होती रहती है उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर आज इकोनॉमी से रिलेटेड था। तो आई होप दोस्तों कि एक छोटा सा कंसेप्ट जो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है आपका क्लियर हुआ होगा। और जो आंसर राइटिंग है मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद भी कर रही होंगी। अगर मेंस आंसर राइटिंग में कर रही हैं तो मैं अपना टाइम निकाल के आपको दे रही हूँ, तो उसे थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट किस तरह से करेंगे वो आपको पता है कि आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो। और अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो किसी दोस्त से या फिर जो नया इस फील्ड में आना चाहता है उससे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो के नीचे, हाँ मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल कमेंट थोड़े कम कीजिए। पिछले पता नहीं 5-7 दिनों से इतने टेलीग्राम पे पर्सनल कमेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उनको इग्नोर कीजिए। अगर आपको कमेंट करना है तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी मेरी स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ। तो अगर जवाब देना होगा तो मैं उधर भी दे दूँगी। ठीक है, और क्या बोल रही थी मैं आपको, हाँ कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं मेल और टेलीग्राम पे कि मैडम हम नए हैं तो नए बच्चे किस तरह से तैयारी करें। देखो अगर आप मेरा प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ना, तो आरएएस की तैयारी कैसे करें ऐसे करके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने मतलब आप लोगों से अलग मतलब बातें वगैरह कर रखी हैं या फिर तैयारी के लिए गाइड कर रखा है, वो वीडियो अलग से बना रखे हैं। ठीक है, एक बार आप वो पहले खोल के देख लो, अगर आपको ठीक लगते हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर उनसे भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप लोग नए हो और फिर भी आपको लगता है कि अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरह से तैयारी हम शुरू करें आरएएस की, तो फिर आप मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट करें और मेल और मतलब टेलीग्राम पे उसी वक्त कमेंट करें तब जबकि बहुत ज़रूरत हो और मैं आपका कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पा रही हूँ। अदरवाइज़ जहाँ तक पॉसिबल हो, आप जितने मेरे को और अदर सोर्स पे मैसेज करते हो उतने मुझे अगर वीडियो के नीचे करोगे तो वीडियो ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो उतने कमेंट आप इधर कर दिया करो प्लीज़, थोड़ी सी मेरी मेहनत है तो थोड़ा सा आप भी अप्रिसिएशन दे दिया करो। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा नहीं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके।